कि मैं दुश्मन की नंगी तलवार से नहीं डरता, मैं प्रज्वलित ज्वाला से नहीं डरता, मैं डरता हूँ अपने चंचल मन से। तो सर ये मन क्या है? मन, हम इसको माइंड बोल सकते हैं। हम जनरली आमतौर पर हम इसको माइंड बोलते हैं सर और माइंड इज अ फिजिकल थिंग। क्या ना, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैं गगन अवस्थी हूँ, राइट? अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं बीमार हूँ या मैं हेल्दी हूँ? कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई सिम्टम है? हाँ, मेंटल स्टेट के दो चार सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले जब बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या डीपली स्ट्रेस होता है या एंजाइटी का शिकार होता है तो ये जनरली सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है। कैसे इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत समस्या तो है। जब तक मेंटली आदमी बेहतर नहीं होगा तो उसका फिजिकल स्टेटस भी बिगड़ा रहता है। तो व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक या फार्मूला या मंत्रा यू यूज आर यू एडवाइज? देयर आर टू वेज। कोई भी अगर मेंटल हेल्थ का कंडीशन आ जाए तो लोग जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर गगन अवस्थी अनसंग हीरो के एक शानदार और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने एक अजीम शख्स हमारे बीच में है श्रीनिवासन सर का, कि आप हमारे एपिसोड में समय निकाल के आए। जहां तक दोस्तों परिचय की बात करूं तो बहुत ही मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी है, और जीवन में जब आदमी मल्टी डायमेंशन होता है तो उसकी जानकारियाँ, उसका अनुभव, उसका सलाह भी बहुत मल्टी डायमेंशन होता है। एयरफोर्स से सर रिटायर हैं। आईटी के माध्यम से हमारे शहर बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बहुत ही बेहतरीन बनाने में रात दिन लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा मन चंचल मन होता है, उस मन को कैसे बांधा जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको संतुलित किया जाए, सर के एनएलपी के माध्यम से बहुत एक्सपर्टीज़ है। लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूं कि चूंकि परिचय हो सकता है मुझसे परिचय में कुछ गुस्ताखी हो जाए, कुछ कमी हो जाए, तो सर मैं ये जिम्मेदारी आपको देता हूं कि प्लीज़ आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सर का बहुत ही तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, बिकॉज हर समय मैं उस सीट पे बैठता हूं और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ एज अ गेस्ट। सो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, मैंने 23 साल इंडियन एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर काम किया और 2012 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। और उसके बाद से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ और आज ये अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ प्रेजेंटली जनरल मैनेजर आईटी फॉर द बिलासपुर स्मार्ट सिटी। जैसे सर ने बोला था कि हमने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS जिसको बोलते हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारे IT प्रोजेक्ट्स भी हमने बिलासपुर में इम्प्लीमेंट किया है। सो आई एम प्रेजेंटली looking after the general manager IT of बिलासपुर स्मार्ट सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो पैशन है ये ह्यूमन माइंड पे है, किस तरह से हमारा ह्यूमन माइंड काम करता है, व्हाट इज द ह्यूमन माइंड साइकोलॉजी, किस तरह से हम अपने अवचेतन मन को ट्रेन कर सकते हैं, रिवायर कर सकते हैं और अपनी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इस पे मैंने पिछले 10 सालों से मैंने काम किया है और बहुत सारे लोगों का लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया, इम्पैक्ट करने की कोशिश की है। सो दैट्स बहुत शानदार परिचय रहा आपका। आप मेरा मन तो नहीं पढ़ रहे हैं ना? कुछ गड़बड़ी तो नहीं है अंदर? दोस्तों, जैसा सर ने कहा कि सर ही लगातार पॉडकास्ट में इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज खुद शिकार हो गया। आज आपको समझ में आएगा कि आप जब प्रश्न पूछते हैं तो सामने वाले पे क्या बीतती है। दोस्तों, शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है, न केवल मन जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ मन, चित्त, वृत्ति, इन सभी की यात्रा करते हुए हम सोल तक पहुंचते हैं। शुरुआती दौर पे शरीर से हम रिएक्शन करते हैं, अगले स्टेप में हम मन से रिएक्शन करते हैं, अगले स्टेप को हम क्रॉस करते हैं एक प्रोसेस से, तो चित्त और वृत्ति के साथ अंतिम में हम पूरे निर्णायक सत्य तक पहुंचते हैं। तो बुद्ध ने भी कहा था, सर का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे नहीं लगता कि इस देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको मानसिक तौर पे किसी न किसी प्रकार की समस्या ना हो। मैं बुद्ध की उस बात से इस पूरे सर के अनुभव को लेने की कोशिश करता हूँ कि बुद्ध जैसे महान संत ने भी कहा था कि मैं दुश्मन की नंगी तलवार से नहीं डरता, मैं प्रज्वलित ज्वाला से नहीं डरता, मैं डरता हूँ अपने चंचल मन से।
तो सर ये मन क्या है? मन, हम इसको माइंड बोल सकते हैं, हम जनरली आमतौर पर हम इसको माइंड बोलते हैं सर। और माइंड इज अ फिजिकल थिंग, राइट। बट जहाँ तक मन है, दिस इज बेसिकली अ सोल which doesn't have a shape and it is available in outside our body, it's not inside our body. So basically जो mind है, this is not a part of our body, is not a physical thing, it's available in the universe outside our body. अच्छा, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो विचार डेवलप होते हैं वो इसी फेज पे होते हैं, इसी मन के फेज पे। विचार हमारे माइंड से डेवलप होते हैं, फिजिकली हमारे जो थॉट्स होते हैं, अच्छा, वो हमारे माइंड से डेवलप होते हैं। ओके। But mind, soul is totally different. Soul is But different. ultimately these thoughts lead to the soul. ओके, फाइन। तो ब्रेन कुछ अलग है और माइंड कुछ अलग है। इट इज वेरी Brain and mind are the same. It's physical. ओके, ब्रेन, कोई ब्रेन बोलता है, कोई माइंड बोलता है, अच्छा। इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल बॉडी। ओके, फाइन। ये मेंटल हेल्थ की जो बात हो रही है या मेंटल इलनेस की जो बात हो रही है, तो ये मेंटल हेल्थ से क्या मीनिंग निकलता है एक लेमैन की तरह अगर हम बात करें तो? अगर आप देखोगे तो हमारी माइंड और हमारी जो फिजिकल बॉडी, दे आर कनेक्टेड, दे आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। और हमारे जो 90% ऑफ जो डिजीजेस होती हैं, दीज आर ऑल साइकोसोमेटिक डिजीजेस, जो कि इमोशनल बेस्ड हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द इमोशंस। सो ऑल द इमोशंस जो है हमारे माइंड में डेवलप होता है। अच्छा। नाउ व्हेन दीज इमोशंस आर नेगेटिव इमोशंस, negative thoughts, depression, anxiety, over a period of time, maybe 5 years, 10 years down the line, जब ये emotions continuously रहते हैं, then they lead to physical diseases. Okay. So mental health actually leads to physical diseases. Right. क्या सिचुएशन, मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं भी आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हूँ, पर मैं आप मन को देखते हैं, मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ता हूँ एडवाइस के तौर पे। पहले जब मैं अपनी ग्रूमिंग की बात करूँ या आप शुरुआती दौर की बात करें, तो ये चीज़ें नहीं थी या बहुत कम थी। मुझे लगता है 1991 के बाद में जब लिबरलाइजेशन हुआ, चीज़ें ओपन हुई, संयुक्त परिवार टूटा, तो ये स्थिति बनी होगी। आज आप क्या देखते हैं कि क्या स्थिति है मेंटल हेल्थ को लेके? जैसे आपने सही कहा कि पहले हमें पता नहीं था, बिकॉज अगर रहा भी होगा, चूंकि टेक्नोलॉजी का डेवलप नहीं हुआ था, तो हमें उसके बारे में खास पता नहीं चला। बट धीरे धीरे आज हमारे पास दुनिया हमारे हाथों में है। तो कुछ भी एक गूगल करो तो हमको पूरा आंसर मिलता है। तो लोगों की जागरूकता बढ़ गई, लोगों का ये भी बढ़ गया। तो मेंटल हेल्थ आज की डेट में इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, राइट फ्रॉम अ चाइल्ड 9th 10th में रहता, तब से उसके ऊपर प्रेशर रहता है। मैंने कहीं सुना था सर कि करीब करीब शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको मेंटल इशू ना हो, शायद ही। ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, बिकॉज क्या होता है कि आज के डेट पे भी हमारे भारत में मेंटल हेल्थ इज अ टैबू। मतलब कोई भी अगर मेंटल हेल्थ इलनेस है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कि लोग सोचेंगे पागल है। हाँ। सो कितने केसेस रिपोर्टेड हैं और कितने केसेस नहीं हैं, तो मैंने इसमें पढ़ा था कि अराउंड 14 to 15% of the people are having severe mental illnesses. But when you talk about depression, when you talk about anxiety, around 45% of the people have depression, 45% of the people have anxiety issues. So overall अगर हम देखेंगे तो 80% plus people are suffering कोई ना कोई mental illness है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, अनसर्टेनिटी हो, सेल्फ वर्थ को खो देना हो, तो ये सब चीजें हैं। सर बात चली है तो अपन ये देखें कि अगर यूरोप से कंपेयर करें तो वो अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं। हमारे यहाँ क्या अभी रह गया है कि इस पे लोग उतने ओपन नहीं, जैसे आपने कहा कि लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को मेंटल बोलूँगा तो मैं पागल कहलाऊँगा। करेक्ट। तो क्या मिसिंग हो रहा है? बेसिकली ये सोसाइटी की सोच के बात है। मतलब लाइक हमने बोला कि हमारी जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी कंजर्वेटिव है, एंड बाहर में अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे तो पीपल आर मोर ओपन एंड दे वेरी क्लियरली राइट फ्रॉम चाइल्डहुड दे डिस्कस अबाउट इट, दे आर अवेयर अबाउट इट एंड हाउ सीरियस इट इज, दे अवेयर अबाउट इट। इंडिया में अवेयर होने के बाद भी बिकॉज ऑफ द सोशल टैबू पीपल डोंट कम आउट वेरी क्लियरली। तो ईगो से ऊपर उठना पड़ेगा।
ईगो या या फिर सोशल प्रेशर जो pressure होते हैं है, ना, कि okay. लोग बोलेंगे कि पागल हुए या लोग क्या क्या सोचेंगे लोग हाँ, हाँ। कि मेरा मेंटल इलनेस है तो मैं पागल हूँ। हाँ, right. तो ये सोशल प्रेशर्स के कारण है। लेकिन आपने बीते 5-10 सालों में या 5-5 सालों में आपने एक अवेयरनेस तो देखी होगी शायद अपनी प्रैक्टिस में। यस यस Right. मैंने अभी अवेयरनेस देखा है, स्पेशली द यूथ में देयर आर बिकमिंग अवेयर एंड देयर कमिंग आउट एंड गोइंग टू They're open for talking. देयर साइकोलॉजी। अगर उनको लगता है कि मेरा मेंटल प्रॉब्लम है तो दे गो टू द साइकोलॉजिस्ट एंड देन साइकियाट्रिस्ट। दिस हैज नॉट स्टार्टेड चेंजिंग। अच्छा, हम तो लेते हैं कि हम थोड़ा पागल हैं क्या? आप क्या घर जाके भाभी जी से क्या बात करते हैं कि ये पागल है कि ये क्या है? इसके व्हाट बारे में- हमारे बारे में जब आपके पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, नहीं, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट व्हेन योर पेशेंट कम टू यू? Because see, I am in such a profession कि I cannot disclose the characteristics of my patient. ओके It's confidential. ओके। So I generally don't discuss anything where my patient के साथ deal करता हूँ। because- हाँ, तो अब आप निश्चिंत दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आपकी बातें आप तक ही रहेंगी और सब Yes, तक ही रहेंगी। yes, yes, फाइन thank you फाइन। for sharing. सर, बात चली है तो एक बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है, मेरे दोस्त भी उसमें नाराज होंगे, है ना? कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैं गगन अवस्थी हूँ, राइट? अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं बीमार हूँ या मैं हेल्दी हूँ? कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई सिम्टम है? हाँ, मेंटल स्टेट के 2-4 सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले जब बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या डीपली स्ट्रेस्ड होता है या एंजाइटी का शिकार होता है तो ये जनरली सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है कि अच्छा। अपने आप को अलग रखता है। ओके। एक। दूसरा सिम्टम ये होता है कि या तो फिर ये ओवर ईटिंग एंड ओवर स्लीपिंग करते हैं। ओवर टॉकिंग भी शामिल है इसमें? ओवर टॉकिंग भी शामिल है। राइट। और या तो फिर जस्ट ऑपोजिट होता है, खाते नहीं है, किसी से बातें नहीं अच्छा। करेंगे, सोएंगे नहीं। सो ये दो जो सिम्टम्स हैं, ये 3-4 सिम्टम्स हैं, ये करता है। मतलब दे आर डोंट डिस्क्लोज विद, दे डोंट टॉक टू एनीबॉडी, सोशलाइजिंग एकदम बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब अपने आप को या तो अपने आप के अंदर में अपने रिजर्व आप को रखेंगे या अपने आप को फैक कुछ दिखाने की Yes, कोशिश करेंगे। yes, yes. ठीक है, वो बैलेंस नहीं हो पाता। करेक्ट, बैलेंस नहीं होता। ठीक है। कुछ मेरे बारे में जज करेंगे? कैमरे के सामने नहीं। बढ़िया, ठीक है। कैसे इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत समस्या तो है। जब तक मेंटली आदमी बेहतर नहीं होगा तो उसका फिजिकल स्टेटस भी बिगड़ा रहता है। तो व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक या फार्मूला या मंत्रा यू यूज आर यू एडवाइस? देयर आर टू वेज। कोई भी अगर मेंटल हेल्थ का कंडीशन आ जाए तो लोग जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। अब उनके पास कुछ टेक्निक्स होते हैं, उनके पास कुछ क्वेश्चनर होते हैं, बेस पे वो ये करते हैं। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि प्लस दे आल्सो गिव मेडिकेशन। नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव कि वी शुड हैव सम नेचुरल टेक्निक्स which will actually go to the root cause of the problem. राइट, डेफिनेटली। Because जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अगर हेडेक है तो हेडेक का दवाई देते हैं। They give medicines on the symptoms of the disease. But the root cause of the disease कुछ और है। तो ऐसे नेचुरल टेक्निक्स यूज करना चाहिए जिसके पास साइड इफेक्ट्स ना हो, जिसमें Okay. कोई मेडिकेशन ना हो। प्लस थर्ड है कि हम रूट कॉज ऑफ द डिजीज तक पहुंचे और उसको रूट से निकालें। ओके सर, यू आर वेरी नोन प्रैक्टिशनर ऑफ NLP जी। थेरेपी एक है, तो व्हाट इज NLP थेरेपी? आई हर्ड अबाउट बट नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। हाँ, मैं बेसिकली आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा कि हम बचपन से जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है एज अ मेमोरी। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा कि आपने अगर बचपन में आपने स्विमिंग सीखा है तो 10 साल के बाद भी आप जब पानी में कूदोगे तो आप स्विमिंग कर पाओगे। बिल्कुल। बिकॉज ये जो हमारे न्यूरॉन्स है सबकॉन्शियस माइंड में वो वायर्ड हो चुके हैं आपको स्विमिंग के लिए। उसी तरह लैक्स एंड लैक्स ऑफ थिंग्स आर स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। अब इसमें क्या है कि हमारी जो बिलीफ सिस्टम बन जाती है, हम उसी की तरह हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब ये बिलीफ सिस्टम 80% ऑफ द बिलीफ सिस्टम जो होता है वो रॉन्ग होता है या नेगेटिव होता है। सबकॉन्शियस जो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ते हैं और चेंज करते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को रिवायर करके पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स लाते हैं। ये कुछ मेडिसिनल थेरेपी है? इट गोस थ्रू एडवाइस? इट्स थ्रू हिप्नोटिक लैंग्वेज और सम टेक्निक्स, नेचुरल टेक्निक्स के थ्रू हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है। क्या इसमें एडवाइजर्स होती हैं
क्या टाइम लगता है, क्या फंड इसमें इन्वॉल्व होता है? सो जहाँ तक टाइम ड्यूरेशन का बात है तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ, बेसिकली क्या है कि बहुत सारे हमारे लाइफ में नेगेटिव इमोशंस बहुत होते हैं, बहुत सारे पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमको वो कितने स्ट्रेस के थ्रू या कितने नेगेटिव इमोशंस के थ्रू उन्होंने अपनी चाइल्ड, उसको पहले हमें निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर हम उसको पॉजिटिव इमोशन में डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सपोज एक बंजर जमीन है, उसमें बहुत सारे वीड्स हैं, अगर आप उसमें कोई भी बीज बोओगे तो उसको नर्चर करना मुश्किल है, तो हमें उस वीड्स को निकालना पड़ेगा, जंगली इसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें बीज बोना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसको नर्चर करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमारे जो माइंड में बहुत कचरा भरा हुआ है, तो हमें पहले कचरा को निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें पॉजिटिव थॉट्स उसमें बोलना पड़ेगा, सो दैट हम उसको नर्चर करें। बिल्कुल, बहुत इजी हो गया। और मैं इसको और अपने शब्दों में बताता हूँ कि दोस्तों, काम की, अपने ऊपर काम की शुरुआत जीवन की शुरुआत में नहीं होती, वो तो होती है नेचुरली, स्कूल जाते हैं, ग्रूम करते हैं, लेकिन वी बॉर्न वेरी प्योर, जैसा सर ने बताया कि वी बॉर्न वेरी प्योर, वेरी नेचुरल। लेकिन बहुत ही नेचुरल तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, मरना होता है, जीना होता है, असफलताएं होती हैं, और वो अनफॉर्चुनेट हमारे साथ चिपक जाती है। चिपकना नहीं चाहिए, जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो चिपक जाती है। अब यहाँ से काम चालू होता है कि जो हम प्योर से अनप्योर हुए, अब उसको कैसे करके सर की मदद से, थेरेपी की मदद से, किताबों की मदद से, लोगों की मदद से हम उसको कैसे प्योरिटी की तरफ चले। तो बेसिक वर्क यही है कि हम अपने आप को, जो इनप्योर हुए हैं, उसको हम प्योरिटी की तरफ कैसे ले जाएं। ठीक है सर, एक बात यह है कि एनएलपी थेरेपी, ऐसा मुझे लगता है, ये इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। तो एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, वैचारिक विकास के लिए, तो आप क्यों बाहर की तरफ देख रहे हैं? क्या भारत के दर्शन में, भारत के पद्धतियों में वो जादू नहीं है? योग है, योग इज वेरी गुड, एंड योग जो जैसे भारत का ही ओरिजिनेटेड है, अब वेस्टर्न कंट्रीज भी यूज कर रहे हैं। हाँ। और ये एनएलपी मुझे इसलिए भी अट्रैक्ट किया बिकॉज कहीं ना कहीं हम योग में कुछ हद तक हम मेंटल प्योरिटी को लेके आते हैं। फिजिकल ज़्यादा है योग में, बट मेंटल है। बट एनएलपी में मुझे ऐसा लगा कि अगर आदमी का, अब स्पेशली आज के केस में जहाँ पे हर दूसरा आदमी को या तो बीपी या तो शुगर है, तो ऐसे केसेस में एनएलपी उसके रूट कॉज तक जाके उसको निकालता है। ठीक है। और ये मुझे लगा कि एक परमानेंट सोल्यूशन हमको क्विक टाइम में मिल रहा है। अच्छा, टाइम फ्रेम पे अपन प्लान कर। सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनएलपी एंड योगा, ओके, दिस विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। गुड। So that's what I also practice, प्राणायाम, अपना सूर्य नमस्कार वो भी करता हूँ और एनएलपी भी करते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, एंड आई कैन एश्योर कि अगर कोई भी बंदा इसको 2 से 3 महीना कर ले, 50 साल के बाद किसी को रोग नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि हमको हमारा जो बेसिक उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। हमको हेल्दी होना है। मीडियम कुछ भी हो सकता है। देश का संविधान भी बना तो बहुत सारे देशों के संविधान से बना, तो एम है कि हमको फिजिकली, मेंटली बेहतर होना है और देश के विकास में अपने आप को कंट्रीब्यूट करना है। तो ये लड़ाई वो जाति, भाषा, संप्रदाय की नहीं है, ये अपने आप को बेहतर करके देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करने की है। तो सर ने बताया कि बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ में हम सर अपने थेरेपी के माध्यम से लोगों को रिलीफ दे पाते हैं। बजट क्या इन्वॉल्व होता होगा सर इसमें? सर अब इसको कोई बजट हम फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज आजकल के डेट में एनएलपी बहुत लोग कर रहे हैं, बट एनएलपी होना का जो कॉम्बिनेशन है, आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं पता कि इंडिया में कोई और कर रहा है। नहीं, मैं तो अपने लिए इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि मैं आता हूँ तो क्या फीस देना पड़ेगा? सो अगेन डिपेंड करता है सर, पीपल चार्ज फ्रॉम 20,000 to 50,000 रुपीज फॉर 2 months or 3 months, जब आपको प्योर ये होगा। अच्छा, तो यू आर नॉट अवेलेबल फॉर पुअर पीपल लाइक मी? अभी एज ऑफ लाइक मत बोलिए। तो नहीं, एज ऑफ नाउ टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक मैंने प्रोफेशनली उतना गया नहीं हूँ। आई एम स्टिल हेल्पिंग पीपल ओनली, स्पेशली द स्टूडेंट्स। मैं उनको फ्री करता हूँ, और स्पेशली जो पुअर है, जिनको, इनफैक्ट आई एम ट्रीटिंग फ्यू पीपल हु आर हैविंग कैंसर आल्सो। कैंसर, एंड आई हैव सीन सम रिजल्ट्स, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स।
So it's not about fees, it's more about satisfaction, how I am able to bring them out of the diseases, ठीक है, see smile on their faces. बिल्कुल। So अभी तक मैं प्रोफेशनली नहीं गया। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान बढ़े। और देखिए हम तो अपने मंच पे ऐसे लोगों को इनवाइट ही नहीं करते हैं जो देश के लिए नहीं सोचते हैं। मैं तो आई वाज जस्ट सर्कमेंटल, एक परीक्षा तो नहीं ले रहा था। तो अनसंग हीरो में हीरोज़ को ही हम बुलाते हैं, और हमारी टीम ने जो सूचना निकाली उसमें सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, उनको बहुत अच्छे तरीके से मदद करके एक अच्छे रास्ते पे ले आए। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो ऐसा कोई वाउ मोमेंट आपको लोगों से बात करके आपको कुछ ऐसा रिजल्ट आया हो कि आपको लगा हो कि यार मज़ा आ गया? हाँ, दो मोमेंट्स। एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेरा क्लोज है। एक लेडी थी जो 45 इयर्स की थी सर। वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया ड्यूरिंग कोविड। एंड शी वॉज इन अ वेरी डीप स्टेट, और उनको पता नहीं उनको मेरा कहाँ से परिचय मिला, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया सर। एंड व्हेन आई पहले उनसे ऑनलाइन मिला था, ऑनलाइन ही किया मैंने, ऑनलाइन मिला था, तो शी वॉज इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट। एंड आई फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये पता नहीं लगा तो मैं क्या करूँ उनको। एंड उनको मैंने 45 मिनट्स का, मैंने 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स का मैंने एक टेक्निक बताया। एंड यू विल नॉट बिलीव, इन द नेक्स्ट 1 वीक के बाद उनका खुद का फोन आया एंड शी बिकेम नॉर्मल, एंड विद इन 1 मंथ शी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सम वुमेन। That was the wow moment। एक लेडी जो इतने मेंटल, इतने डिप्रेस्ड थी, इतने बैड स्टेट में थी, within 15 days she has come out of it and she has now started living her life। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए आपको सुन के ही अच्छा लग रहा होगा, है ना? कितनी अच्छी बात है कि हम कोई ना किसी बेहतर का माध्यम बने। किसी शायर ने कहा था कि किसकी कितनी जिंदगी किसका कितना साथ, किसकी कितनी जिंदगी किसका कितना साथ, बनो किसी के पाँव तुम बनो किसी के हाथ। तो बहुत ही खूबसूरत ऐसा एक जर्नी है। इस जर्नी को हम और आगे बढ़ाते हैं। क्या बेसिक मुझे करना चाहिए पहले स्टेप में अपने मेंटल हेल्थ को? हो सकता है बहुत सारी एडवाइजेस होंगी, ये करो ये करो ये करो। फर्स्ट स्टेप आप क्या सलाह देंगे? जनरली सर हम अपने पास्ट के इमोशंस को लेके जाते हैं शोल्डर्स में। हम बोलते हैं कि प्रेजेंट में जियो, बट आपके पास्ट के इमोशंस, पास्ट के पेन्स हमारे साथ हर समय रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि बीता हुआ टाइम नहीं आ सकता, और बीता हुआ कल का जो इंसिडेंट वो अभी नहीं हो सकता, हमें अभी ही जीना है। सो सबसे पहले पास्ट को भूल दीजिए, भुलाइए, पास्ट के पेन्स को छोड़ दीजिए, बिकॉज जो हो गया सो हो गया, इट्स अ हिस्ट्री नाउ। लिव इन द प्रेजेंट एंड डोंट बॉदर अबाउट योर फ्यूचर। बहुत सुंदर। देखिए सर ने भी वही बात बोली, हमारे धर्म ग्रंथ भी वही बात बोलते हैं, पेरेंट्स भी वही बात बोलते हैं, हमारा भारतीय संगीत भी वही बात बोलता है। सर आपको याद भी होगा एक तो बड़ा खूबसूरत सा गाना था ना कि ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो कि जीवन की रीत है, दिए छोड़ो मुँह ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण, ऐसे कुछ बात है ना। हर पल एक दर्पण है। तो वही बात बार बार आ रही है बात है। और देखिए एक बात और है कि किसी बात को अगर हर सोर्सेज से आ रहा है, किताबें भी बोल रही हैं, सर भी बोल रहे हैं, पिताजी भी बोल रहे हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं, तो हमें तो उसको मानना ही चाहिए। तो इस मानने से एक बात और निकल के आ रही है सर, मैंने देखा कि जिद बहुत बढ़ गया, मतलब रिजिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। लोग एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, एक दूसरे की बातों का विरोध कर रहे हैं। कोई यूनानिमस थॉट्स जो हमारे देश का जो दर्शन है, गीता है, रामायण है, इस पे लोग हैं नहीं। तो ये रिजिडिटी क्या है? मतलब ये ईगो है या एक पागलपन है? देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है, इनसाइड आउट वाला कॉन्सेप्ट। इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। जो हम आप रिजिडिटी की बात कर रहे हैं ना, ये आउटसाइड इन वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ। मतलब हम बाहरी दुनिया को देख के हम ये सोचते हैं कि वो मेरे पास क्यों नहीं। जैसे मेरे दोस्त के पास अगर बड़ी गाड़ी BMW आ गई तो मेरे पास क्यों नहीं, 3 बेडरूम उसके पास है तो मेरे पास। अच्छा, कंपैरिजन, आउटसाइड कंपैरिजन। बट फैक्ट इज अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है तो आपको इनसाइड आउट काम करना पड़ेगा। अच्छा, द मोमेंट यू स्टार्ट चेंजिंग योर इनसाइड, योर बिहेवियर, योर पर्सनैलिटी, योर थॉट प्रोसेस, outside will automatically change।
प्रॉब्लम यहाँ पे वही है सर कि लोग आउटसाइड इन काम कर रहे हैं, हमें इनसाइड आउट काम करना है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस दिन हर इंसान अपने अंदर को चेंज करेगा, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा, एवरीथिंग आउटसाइड विल चेंज बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। बिल्कुल। आप जब अंदर से आप चेंज करते हो अपने आप को, तो यू आर हैविंग अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू, यू आर स्प्रेडिंग अ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, सो नेचुरली द आउटसाइड विल आल्सो चेंज। सर एक क्वेश्चन मेरे ही विषय का है, लेकिन हमारा विषय अलग है नहीं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को मालूम है शराब नहीं पीना चाहिए, लोगों को मालूम है गलत काम नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, मालूम तो सब है। उनको माइक दे देंगे तो वो कूद कूद के स्पीच भी देना शुरू कर देते हैं। तो मालूम होने के बाद उसको करते क्यों है? कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या कंट्रोवर्सी है? सर ये बेसिकली फिर मैंने जैसे आपको बोला था कि बिलीफ सिस्टम। क्या आप 4 to 14 ईयर्स का जब बच्चा रहता है उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, उसकी वैल्यूज बन जाती है, और ये जो 70% जो बिलीफ सिस्टम 4 to 14 ईयर्स में बनती है, 70% ऑफ इट स्टेज थ्रू आउट हिज लाइफ। अब सवाल यह है कि 4 से 14 साल के बीच में बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अपने पेरेंट्स के पास। तो पेरेंट्स की हर बात, हर बिहेवियर, हर टॉक, हर एक्शन ये बच्चा अपने अंदर रजिस्टर कर रहा है। 22 साल के बाद अगर बच्चा झूठ बोल रहा है, इसके लिए पेरेंट्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज जब बच्चे छोटे थे तो वो उन्होंने झूठ बोला या गलत बोला, या फिर जैसे फोन आता है तो बोलते बेटा बता दो कि पापा नहीं है। ये सब चीजें बच्चा रजिस्टर कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि वो झूठ बोलने वाली जो आदत है ना, वो कहीं ना कहीं घर से ही बाहर आया है। बिल्कुल। एक डायलॉग भी डैमेज हुआ है, आपसी रिश्तों में आपस में बातचीत करना, अपनी समस्याओं को बताना, सलाह लेना, ये इसमें भी वो सर इसलिए भी हुआ है बिकॉज हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम था, अब नाउ ये न्यूक्लियर फैमिली हो गया। जॉइंट फैमिली में ये होता था कि ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, भतीजे रहते थे, भाई लोग रहते थे, तो वो कम्युनिकेशन हुआ करता था और बड़े लोग अच्छी चीजें बताते थे। बट अब वो तो नहीं रहा, बिकॉज अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया, वाइफ एंड हस्बैंड जॉब के लिए चले गए, बेटे को किसी इसमें डाल दिए, तो वो वैल्यू सिस्टम बढ़ता ही नहीं। जो 4 साल के जो बच्चे को बड़े लोगों के साथ चाहिए वो नहीं है, सो रिलेशंस नेचुरली खराब हो जाते हैं। तो देखिए बच्चे को हर समय अकेले रहने की आदत हो गई है, ज्यादा लोगों के बीच में रहने की आदत नहीं है, तो कहाँ से रिलेशनशिप का वैल्यू पता लगेगा? तो देखिए ये बात बहुत हर दर्शन से सामने आती है, चाहे समाजशास्त्र से आए, चाहे मनोविज्ञान से आए, नीति शास्त्र से आए, मेंटल हेल्थ से आए, कि जब से हमारा संयुक्त परिवार टूटा और ये जब से मोबाइल हमारे जीवन में आया, तो ये कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब किया है। और जैसा बार बार बातचीत सामने आ रही है कि सभी समस्याओं का दोस्तों समाधान है, बशर्ते हम अपने रूट की तरफ लौटें, हम आपस में संवाद करें। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कल जो तन के बैठे थे सत्ता के शिखरों पर, कल जो तन के बैठे थे सत्ता के शिखरों पर, आज खड़े देख रहे ढलते उत्कर्षों को, और कल जिनकी हर बात बड़ी लगती थी, आज वही ढूंढ रहे सत्य परामर्शों को, आज वही ढूंढ रहे सत्य परामर्शों को। तो हमारा इस पूरा उद्देश्य हमारे बातचीत का ही रहता है कि आपके पास एक प्रूवन पर्सनालिटी के माध्यम से प्रूवन थॉट्स को सामने लाएं और आप एक कदम आगे बढ़ाएं। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। मिल के आपस में बातचीत करेंगे और मुझे तो लगता है आपकी मुस्कुराहट देख करके ही आधी बीमारी दूर हो जाती होगी। ठीक है सर, भाभी जी को कैसे मेंटेन करते हैं? क्या तब ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा ये भाभी जी को मेंटेन, क्योंकि आप इधर वर्किंग भी करते हैं, इधर पेशेंट भी देखते हैं, पर्सनल सोशल भी रिलेशन होगा। पिछले एक्चुअली बोला जाए तो पिछले मैं 5 सालों से हम अलग है। अच्छा। बिकॉज मैं पुणे में था, फादर मदर में अकेला बेटा हूँ, तो मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, तो मुझे आना पड़ा यहाँ पे तो छोटे। तो पिछले 5 सालों से मैं पेरेंट्स की देखभाल कर रहा हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट में। मतलब फिजिकली थोड़ी दूरी है, फिजिकली मेंटली तो मतलब आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मेंटली आप यू आर हाईली कनेक्टेड। कमिंग हियर तो हमको डे टू डे तो कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। अच्छा। अच्छा, so otherwise we keep coming and you are giving wrong offer ना कि दूरी रखना चाहिए क्या? नहीं, ऑफर नहीं दे रहा मैं, ये तो मेरी मजबूरी था। अच्छा, बिकॉज पेरेंट्स आर फर्स्ट, सो बिकॉज मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है उनका देखभाल करना, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। 2 विषय पे और मैं बात करना चाह रहा था जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो सोसाइटी के लिए बहुत ठीक नहीं है। एक सुसाइडल बहुत बढ़ रहा है जी, तो
निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि मैंने भी सुसाइड के वाले लोगों से बात किया कि कोई अपनी ज़िंदगी को छोड़ना चाहता है। उस ज़िंदगी को छोड़ने के पहले जो एक बड़ी बहुत पेनफुल जो प्रक्रिया होती है ना, तो उससे गुजर के आदमी वहाँ तक पहुँचता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सरकारों के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। तो इसको सर थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों होता है, कैसे हमको इसको बचना चाहिए। हाँ, जो बंदा सुसाइड करता है ये उस पर्टिकुलर मोमेंट का उसका डिसीजन है, लेकिन ही फॉर ईयर्स टुगेदर वो कोई ना कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है। मतलब इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ ही इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट स्टेज, एंड फाइनली एक ऐसे लो पे आ जाता है कि उसको डिसीजन लेते हैं कि मुझे अब जिंदगी से, बिकॉज उसको फ्यूचर दिखता ही नहीं है। उसको लगता है कि मेरी जिंदगी अब कोई काम का नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल दोज इवेंट्स। तो उस वक्त जब वो बच्चा या कोई भी जो डिसीजन ले रहा है, उस वक्त अगर उसको कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए या साइकोलॉजिस्ट मिल जाए जो उसको बता दे कि भैया ये गलत है, या फिर उनको थोड़ा उससे निकाल दे, तो देन दैट कैन बी कंट्रोल, तब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। और ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा है। सो स्कूल्स में ये प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, मेंटल हेल्थ वाले जो प्रोग्राम्स है, सो दैट पीपल आर बैलेंस्ड, फोकस्ड, क्लैरिटी हो जाए, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए। सो दैट इज वन रीजन मैं इस तरह। तो आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि हमें लगातार किसी न किसी पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव बुक से, पॉजिटिव लोगों के टच पे रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने को भी ध्यान रखना है कि हम हमेशा ही, मतलब कुछ कठिन कामों में से एक काम होता है कि हम अपनी पॉजिटिविटी को कैसे बना पाएँ। टफ है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है ना। ज़िंदगी है तो सब कुछ रहता है, बाकी तो पार्ट ऑफ लाइफ के तौर पे ले सकते हैं। दूसरा, एक सर संबंधों में इस भी डाइवोर्स की स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देख पा रहा हूँ कि लोग एक दूसरे की बात भी नहीं सुन रहे हैं, और विवाह जैसी संस्था जो है, मैरिज जो एक पूरे दुनिया की विकास की धुरी है, उससे बच्चे जुड़े रहते हैं, सब कुछ जुड़ा रहता है, तो वो बहुत संकट में है। उसको कैसे बचाया जाए, क्या रीज़न है सर? इसमें अगेन फिर मैंने, जैसे हमने पहले बात किया था जॉइंट फैमिली वाला, अब क्या हो गया है कि नाउ न्यूक्लियर फैमिली में वाइफ एंड हस्बैंड आर बोथ वर्किंग, बोथ आर रनिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, दोनों में ईगो है। अब छोटे छोटे में नोक झोंक हो जाती है, प्लस अनबन हो जाती है, जो नॉर्मल है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। ये तो एक बात है, और दोनों सोचते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ, तो मेरे उनकी जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये रिलेशनशिप में एक ये लेके आ। दूसरा, मैं जनरली ये बोलता हूँ सर कि हम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न हैबिट्स को ढूंढ रहे हैं, अपना रहे हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को अपना रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं है। अच्छा, वेस्टर्न क्लोथिंग ले लो आप, वेस्टर्न मैरिज सिस्टम ले लो, ये सब तो हम बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट अपना रहे हैं, पर उनके डिसिप्लिन, उनकी वो हम कभी भी अपनाते नहीं हैं। अच्छा, मतलब हम कुछ आसान चीज़ें उनसे ले रहे हैं, आसान चीज़ें जो नेगेटिव, जो फिजिकली अट्रैक्ट करती है। करेक्ट। लेकिन जो मेंटल और जो चीज़ें हैं, और आपने जैसे आपने बोला कि हमने जो इंडियन सोसाइटी का जो फाउंडेशन है, उसको हम उससे दूर भागे। दैट इज द रीजन व्हाई रिलेशनशिप्स आर, बिकॉज रिलेशनशिप्स हमारे इंडियन सिस्टम में रिलेशनशिप्स हैज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। और आप अगर देखोगे तो ऑल सक्सेसफुल पीपल, everybody has one thing in common, that is they maintain very good relationships. Okay. Relationships plays a very important role when you are successful or when you want to be happy and great, very good. तो मैं आपको दोस्तों बताऊं कि बिहाइंड द स्क्रीन जब मैं सर से इंटरेक्ट हुआ पहली बार, तो बार बार सर की बातों में आपने भी महसूस किया होगा कि बिलीव आपके कम्युनिकेशन में बार बार आता है कि सबसे पहले एक बिलीव बनना चाहिए, चाहे किसी थेरेपी को लेके, किसी सिद्धांत को लेकर के, तब वहाँ से बात आगे बढ़ती है। विरोध की मानसिकता के साथ या विरोध के बेस में मुझे नहीं लगता कोई बात आगे बढ़ती होगी। मैं हमेशा म्यूज़िक लवर हूँ, तो आपको एक और छोटी सी गाना सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा है कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो यहाँ ऊपरी तौर पे ऐसा लगता है कि कोई रोमांटिक बात हो रही है, जबकि मेरे ख्याल से थॉट की ही बात हो रही है कि हमारे विचार आपस में मिल जाए। सर, अब हमारी जो बातचीत है वो समाप्ति की ओर तो नहीं है, लेकिन एक कंक्लूजन की तरफ जाएगी। टाइम घड़ी का भी अपना एक आदेश होता है। आपका सक्सेस रेशियो क्या रहा? मतलब एक नंबर ऑफ पेशेंट अगर 100 आए या 1000 आए,
तो जब आपने उनके साथ ट्रीट किया तो सक्सेस रेशियो क्या रहा? सर अगर जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, अगर वो मेरे टेक्निक्स को बिलीव करते हैं और मुझे 100% बिलीव करते हैं और जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ उनको मैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो 80 to 85% सक्सेस है। इट्स रियली ग्रेट, ये तो बहुत बड़ा रेशियो है। तो दोस्तों जब ये एपिसोड लाइव होगा तो नीचे में आपको हमारा स्टूडियो का एक नंबर आपको मिलेगा जो लाइव होता रहेगा। उस नंबर के थ्रू मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसी कोई समस्या हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट या किसी परिस्थिति बस ऐसी समस्या हो तो हमारे माध्यम से मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सर के साथ में किसी 1-to-1 बातचीत का या उपाय का हम रास्ता निकालेंगे। तो यू कैन कीप इन टच विद नंबर विच यू विल सी इन आवर एपिसोड, राइट? तो सर कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को अपने तरफ से? मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। बेसिकली सर दर्शकों, बिकॉज मेरा भी यही उद्देश्य है कि 2 वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सोसाइटी में, एक बच्चे यूथ और दूसरे बुजुर्ग। तो बच्चों में हमें मेंटल हेल्थ का, मेंटल रीवायरिंग या NLP का टेक्निक्स हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज 65% ऑफ पॉपुलेशन इज आर यूथ and they are going to take India to the next level, world economy. So सबसे पहले हमारे 8th या 9th क्लास में हमें NLP और होना टेक्निक अपनाना चाहिए। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है सर। 21 डेज में जो भी बच्चा कंटिन्यूसली एक्सरसाइज को किया है, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। एक दूसरा, एडल्ट पीपल जो बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, बच्चे दूर चले जाते हैं, दे आर ऑल्सो इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। दे कीप थिंकिंग कि मेरा क्या होगा अगर मेरे पार्टनर चले जाए, तो इस चक्कर में दे आर इनटू दैट नेगेटिव लूप। सो दीज आर द 2 people whom we should treat, and I am also trying to नहीं, you are working very and help them as much as possible बिल्कुल through NLP and Hona। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, बहुत ही प्रैक्टिकल बातचीत हुई, बहुत अच्छे वातावरण में अच्छी बात हुई। मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी चीज़ों को लिए होंगे। कंक्लूज़न मैं नहीं निकालता, कंक्लूज़न कभी निकालना भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी एक यात्रा है, हमको आगे लगातार बढ़ना है। सर ने अपने जीवन के अनुभव को साथ हमारे साथ शेयर किया और हमारे इस स्टूडियो के साथ में, हमारे इस मुहिम के साथ में वो आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। बस इतनी ही बात जो बार बार निकल के आई कि हमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमको अपने देश के दर्शन पे विश्वास होना चाहिए, अपनी थेरेपी पे विश्वास होना चाहिए, अपने साथ के जो शानदार लोग हैं उन पे विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी हमको बना के रखना चाहिए, संवाद और लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये मोटी मोटी सी बात समझ में आई। 1-2 बातें मैं अपने तरफ से भी शायद ऐड कर दूं कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ बहुत सिंपल है कि बढ़िया एक एम बनाएं, उस पर अपना काम करें, अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, अपने सोशल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय निकाला। और चलते चलते बस इतना ही कहूँगा कि मकड़ी भी नहीं उलझती है, मकड़ी भी नहीं उलझती है अपने बुने जालों में, जितना इंसान उलझा है अपने बुने ख्यालों में। थैंक यू सो मच। Thank you so much for making my guest in my home। थैंक यू सो मच। Thank you sir।